हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। ठीक है, तो देखिए कल क्या है, आरपीएससी ने अपना सिलेबस जो आरएएस के लिए है वो मॉडिफाइड सिलेबस और मॉडिफाइड पैटर्न जो है वो आपके लिए रिलीज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब आरएएस बहुत जल्दी, हो सकता है इसी महीने के अंदर या इसी वीक के अंदर, आपको क्या है नेक्स्ट वीक जो है उसमें आरएएस का नोटिफिकेशन मिल जाए या इस मंथ में मिल जाए। ठीक है, क्योंकि अगर उन्हें नोटिफिकेशन नहीं निकालना होता है और करना, तो वो सिलेबस को पहले जारी नहीं करते। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सिलेबस पहले इशू किया गया है, अभी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है, और मेंस का पैटर्न भी आपको दे दिया गया है और प्री मेंस दोनों का सिलेबस आपको दिया गया है। तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमारे पास सिलेबस नहीं था, हमारे पास टाइम नहीं था, सिलेबस हमें बाद में मिला। पहला पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि हम आज के जो क्या है एसए सेक्शन कवर करेंगे, क्या एसए सेक्शन को कवर करना शुरू करेंगे जो उन्होंने क्या है बिल्कुल नया ऐड किया है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा पेपर 4 के बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, और पेपर 4 हम अलग से डिस्कस करेंगे कि पेपर 4 अब आपका क्या है और ज्यादा स्कोरिंग हो गया है। ठीक है, यानी पेपर 4 के अंदर 100 मार्क्स जो हैं आप इजीली ला सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सिस्टमैटिकली और स्मार्ट वे में तैयारी करते हैं तो 100 मार्क्स तो आपके इजीली पेपर 4 में कवर हो जाएंगे। 100 मार्क्स से कम अगर आपके पेपर 4 में आते हैं तो मींस आपकी तैयारी थोड़ी सी क्या है कमजोर है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली जो चेंज किया है वो पेपर 4 में किया है और पेपर 3 में किया है। तो पेपर 4 को हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो आज से, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब मैंने डिस्कस किया था कि पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, तो हमें एसए सेक्शन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो उसी चीज को स्टार्ट कर हम क्या है आज के वीडियो से कर रहे हैं, आज के वीडियो से कर रहे हैं। और जितना जल्दी आप एसए पे करना शुरू करेंगे उतने ज्यादा आप कैसे में मार्क्स आएंगे। अब यहां ध्यान रख लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 4 मई के आसपास होने वाला है। जो रिजर्व डेट है 30 अप्रैल या 4 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, और उसके मैक्सिमम 4 महीने, यानी हम मान लें कि अब जुलाई एंड अगस्त या सितंबर स्टार्टिंग में क्या है आपका मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपके पास टाइमिंग अब नहीं है, कंप्लेसेंसी का वक्त नहीं है, आपको अभी से क्या है नए पैटर्न पे लगना पड़ेगा और अपने नोट्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पैटर्न में भी बदलाव किया है और 150 वर्ड्स के क्वेश्चन की डिमांड कर रहे हैं। तो वो आंसर राइटिंग के बारे में भी हम क्या है किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एसए सेक्शन को। ठीक है, और इसको हम लगातार कवर करते जाएंगे। हर वीक में 2-3 वीडियोस आपको मिलेंगे सिर्फ एसए सेक्शन के ऊपर, जिससे क्या है कि आपका एसए सेक्शन काफी अच्छी तरीके से क्या प्रिपेयर हो जाए। एसएस को भी कवर करेंगे। और बात करते हैं कि एसए में आरपीएससी की डिमांड क्या है और आरपीएससी ने आपको एसए में इंस्ट्रक्शंस में कहा क्या है। तो पेपर 4 के अंदर आपके पास में ये एसए आ रहा है। अब इस एसए में हुआ क्या है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि जो हिंदी में आप निबंध लिखते थे 20 मार्क्स का, ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या किया, हटा दिया है। और इंग्लिश में जो आप एक पैसेज लिखते थे 10 मार्क्स का, उसे हटा दिया है। ठीक है, और उसको क्लब करके उन्होंने क्या है एक एसए सेक्शन बना दिया है जिसमें आपको 600 वर्ड का क्या है एसए लिखना है। और इसी वजह से क्या है उन्होंने काफी कुछ ड्रास्टिकली क्या है रिड्यूस कर दिया है हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर का सिलेबस, जो यूजफुल नहीं था और होना भी नहीं चाहिए था, और ये काफी पहले हो जाना चाहिए था कि 20 तरह। अब हम बात कर लेते हैं एसए पेपर के ऊपर। ठीक है, तो एसए सेक्शन में आरपीएससी ने क्या आपसे कहा है कि जिस तरह के आरपीएससी के इंस्ट्रक्शंस हैं हम उसे देख लेते हैं। तो आरपीएससी ने कहा है कि देयर विल बी 6 थीमेटिक एरियाज। ठीक है, मींस कि एसए में 6 आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। क्या 6 ऐसे पूछे जाएंगे एज पर अभी तक जो यहां पर है। क्या तो 6 ऐसे पूछे जाएंगे, और ठीक है, ऐसे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यानी पेपर 4 में आएगा। और कैंडिडेट्स विल हैव टू राइट 1 ऐसे। तो आपको क्या है उसमें से एक ऐसे लिखना है जो कि 600 वर्ड्स का होगा। क्लियर है, क्या होगा, 600 वर्ड्स का होगा। और उस ऐसे को आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे, या कोई हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में वो आप क्या कर सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे के जो टॉपिक्स होंगे, जो 6 थीमेटिक एरियाज जो उन्होंने बताए हैं, 6 थीम्स जो उन्होंने बताई हैं वो ये हैं। और इनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं और कैसे फिर हम ये बात करेंगे कि ये जीएस के अंदर ही आपके सारा क्या कवर हो रहा है। तो पहली थीम एरिया वो क्या बता रहे हैं कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर और कल्चरल हेरिटेज, यानी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत। अगर आप ये देखेंगे तो अब जब आप वो कल्चर पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप कल्चर पार्ट पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो इसके अंदर क्या है ये चीजें कवर होती हैं
ठीक है, तो कल्चर पार्ट का उन्होंने फर्स्ट थीम लिया है कि कल्चर से हम कौन सी थीम ले रहे हैं, भाषा, लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चरल हेरिटेज। अब इसमें राजस्थान से भी पूछा जा सकता है और इंडिया से भी क्या है आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह से क्वेश्चंस वो आएंगे। तो डोंट वरी, हम उस ऐसे टॉपिक्स भी आपके सामने लेकर आएंगे और उन ऐसे को ब्रेनस्टॉर्म भी करेंगे। दूसरी थीम उसने कहा है सोसाइटी, गवर्नेंस एंड पब्लिक अफेयर्स, मींस समाज से संबंधित कि समाज में क्या हो रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं, शासन यानी गवर्नेंस कैसा है, क्या नहीं, फिर सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स में क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स में क्या चीजें चल रही है, क्या बर्निंग टॉपिक्स हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, और ये चीजें यानी करंट से रिलेटेड ये सारी चीजें आपके पास में आ गई। क्या करंट से रिलेटेड आ गई, ये कल्चर से रिलेटेड था, ये क्या करंट से रिलेटेड। इसी तरीके से जब हम साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, इन सतत विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है, सतत विकास की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है, करंट से रिलेटेड सेक्शन है, ठीक है, करंट से रिलेटेड क्या है सेक्शन आ जाता है, ठीक है, तो करंट से रिलेटेड सेक्शन आपके पास में आ गया। तो यहां पर भी क्या है, करंट से रिलेटेड आपको टॉपिक्स होंगे, तो करंट से जो भी आपके पास में आ रहा है उसको क्या है आपको कवर करना है, क्योंकि ये सारी चीजें करंट में ही आती है। और सतत विकास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की तारीख में, जिसको हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, तो सारी चीजें होती हैं। अब बात कर लेते हैं जो बाकी की थीम्स कौन सी है। बाकी की थीम्स में आती है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित, कृषि से संबंधित, उद्योग से संबंधित एवं वाणिज्य से संबंधित। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारा का सारा पार्ट किसमें से आ रहा है, इकोनॉमी में से आ रहा है। किसमें से आ रहा है, इकोनॉमी में से क्या है ये पार्ट आपका आ रहा है, ठीक है। तो आपको इकोनॉमी को कवर करना है, अलग से कुछ भी नहीं करना है, क्लियर, अलग से कुछ भी नहीं करना है, बस आपके जो काम करने का तरीका है उसको आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना है, किस एस्से की तरफ शिफ्ट करना है उसको, क्या है, ठीक है, जहां आप छोटा लिख रहे थे वहां आपको 600 वर्ड्स में करना है। अब एस्से में होना क्या चाहिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर जो पांचवी थीम है वो है करंट अफेयर्स, डिजास्टर और नेशनल डेवलपमेंट इश्यूज, ठीक है। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि समसामयिक घटनाएं, कोई भी घटना हो सकती है, जैसे टैरिफ बढ़ रहा है, क्या है, टैरिफ बढ़ रहा है, ठीक है, मदुरो को उन्होंने क्या किया है, अरेस्ट किया है, तो उससे पूरे वर्ल्ड पे क्या चेंज पड़ सकता है, क्या पूरे वर्ल्ड पे क्या चेंज पड़ सकता है, किस तरह की ग्रुपिंग्स बदलाव आ सकता है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर क्या फर्क पड़ सकता है। तो इस तरह के क्या है आपको चीजें करनी है, मींस करंट अफेयर्स काफी हद तक ऐसे में क्या है कवर हो रहा है आपका, क्योंकि यहां पर भी क्या है अगर हम देखेंगे तो ये नहीं है कि हमें 200 साल, 500 साल, 1000 साल पुरानी बात करनी है, ये भी क्या है करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू करंट अफेयर से ही रिलेटेड है ये भी। तो ये चीजें आ गई आपके पास में। अब दूसरी चीज आती है, जो लास्ट थीम उन्होंने दी है वो दी है स्पेसिफिकली राजस्थान से रिलेटेड, ठीक है, स्पेसिफिकली वो क्या मेंशन कर दिया है कि राजस्थान से रिलेटेड हम थीम पूछेंगे, कल टूरिज्म एंड कल्चर, जैसे मैंने वहां आपको बताया था कि भी राजस्थान से भी कल्चर पूछ सकते हैं आपसे, तो टूरिज्म, कल्चर एंड कंटेम्पररी इश्यूज, यानी राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन, संस्कृति एवं सामयिक मुद्दे, ठीक है, मींस ये मानकर चलिए कि ऐसे पेपर उन्होंने कहा है कि करंट अफेयर्स अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये खाली ऐसे नहीं है कि आपके बाकी 3 पेपरों के लिए, ऐसे पेपर में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप करंट अफेयर्स अच्छी तरह कर रहे हैं तो ऐसे पेपर आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप अच्छे से 25 के लगभग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ऐसे पेपर में 40 में से। अब बात कर लेते हैं कि आरपीएससी डिमांड क्या कर रही है जब आप ऐसे लिखने बैठेंगे, ठीक है, जब आपको ऐसे दिया जाएगा एग्जाम पेपर में तो आरपीएससी की डिमांड क्या है, वो किस तरह का ऐसे आपसे क्या डिमांड कर रही है, वो भी उसने क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि डिमांड क्या है। तो पहली डिमांड तो उसने मेंशन कर दी आपके पास यहां पर कि अबाउट 600 वर्ड्स, ठीक है, तो पहली डिमांड तो है अबाउट 600 वर्ड्स। अब ये अबाउट का मतलब ये नहीं है कि आप गिन के 600 वर्ड लिखेंगे, क्या आप गिनेंगे, काउंट करेंगे कि 600 वर्ड्स हैं या नहीं है, 2-3 कम तो नहीं हो गए, 2-3 ज्यादा तो नहीं हो गए, जैसे हम प्रेसेस में करते हैं कि फिक्स वर्ड लिमिट होती है, उससे ऊपर ज्यादा हम नहीं जा सकते, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट अगर उससे ऊपर ज्यादा जाता है तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। प्रेसेस में वो फिक्स रहता है और आपको एक शीट भी क्या है प्रेसेस की अलग ही मिलती है जिसके अंदर ये क्लैरिफाई हो जाता है कि कितने वर्ड। अब यहां पर 600 का मतलब है, ठीक है, अगर आप
600 वर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 70-80 या 100 वर्ड्स आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 70-80-100 वर्ड्स क्या है, आप कम भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बात यह है कि आपका जो एस्से है वो क्या होना चाहिए, वो बात है। तो पहली डिमांड 600 वर्ड, यानी एक रेंज बना लीजिए आप, 550 या 500 के से लेके 650 या 750 या 700 वर्ड तक की क्या है आपकी एक रेंज रहे कि इतने रेंज में मुझे क्या है एस्से को लिखना है। अब ये नहीं है कि 600 वर्ड को आप 400 वर्ड में लिख दें, फिर आपका क्या है गलत हो जाएगा। और 600 वर्ड को आप 1000 वर्ड में लिख रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी, फिर वो मार्क्स रिडक्शन होंगे। और क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा लिखते हैं तो भी गलतियां होती हैं, कम लिखते हैं तो भी क्या है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो पहला डिमांड तो ये थी ये, और दूसरा उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है, एज पर योर चॉइस, ठीक है। अब यहां पर क्या है, उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि एस्से में ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एस्से ऑन रेंज ऑफ टॉपिक्स अराइजिंग फ्रॉम दीज थीमेटिक एरियाज, ठीक है। इन्हीं थीमेटिक एरियाज में क्या है हम ऐसे पूछेंगे, और टॉपिक की कोई रेंज नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स वगैरह जो भी है इनकी कोई रेंज नहीं होती। अब किसी भी एरिया से क्या है आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, बेस आपको पता होना चाहिए, उस बेस के अकॉर्डिंग आपका ऐसे आएगा। फिर कहता है दे आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन स्ट्रिक्ट रेलेवेंस, ठीक है। स्ट्रिक्ट रेलेवेंस का मतलब होता है कि जो टॉपिक है उससे संदर्भित ही आप एस्से में क्या है अपने पॉइंट्स लिखेंगे, अपना ओपिनियन देंगे, उसके अलावा नहीं जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ऐसे किसी और टॉपिक पे पूछा गया और आपने किसी और टॉपिक पे ऐड कर दिया, ठीक है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एस्से का जो टॉपिक है उसके रेलेवेंस में आपको रहना है, ठीक है। और अब कहता है असाइंड सब्जेक्ट ऑर्गेनाइज देयर आइडिया इन अ कोहेरेंट वे, यानी कोहेरेंट का मतलब होता है एक ही तरह के आपके आइडियाज होने चाहिए। ये नहीं है आप एक आइडिया कुछ लिख रहे हैं और किसी और चीज का क्या है आइडिया ले लिया आपने। कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब एक जैसे ही चीजें होनी चाहिए, ठीक है। फिर कहता है प्रेजेंट विद प्रिसिशन एंड ब्रेविटी, ठीक है। प्रिसिशन का मतलब और ब्रेविटी का मतलब होता है आप किसी चीज को शॉर्ट में लिखेंगे, क्या करेंगे शॉर्ट में लिखेंगे, संक्षिप्त में लिखेंगे। प्रिसिशन का मतलब ये होता है कि जो चीज आपको कही जा रही है सिर्फ उसी दायरे में क्या है आप ये रहेंगे। मींस इसको क्या है और ज्यादा इन्होंने कर दिया है। स्ट्रिक्ट रेलेवेंस और प्रिसिशन दोनों क्या है एक ही चीजें हैं, क्या है दोनों एक ही चीजें हैं, स्ट्रिक्ट रेलेवेंस और प्रिसिशन। यानी रेलेवेंट होना चाहिए, तो रेलेवेंट तभी होंगे आप जब आप प्रिसाइसली, यानी क्या है वो कहते हैं ना संक्षेप में उसी तरीके से क्या कर रहे हैं आप लिख रहे हैं, वही चीज आपकी चीजें जा रही है जहां पे आपको टॉपिक पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास आ जाती है ब्रेविटी। अब कहता है क्रेडिट विल बी अकॉर्डेड टू क्लैरिटी ऑफ थॉट, ठीक है, कोहेरेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। ये तीनों चीजें क्या है पहले ही उन्होंने दे दी और बाद में ये दे दिया क्या कि भाई आपका थॉट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी कन्वे करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कुछ भी एग्जामिनर को बताना चाह रहे हो किसी भी तरीके से ऐसे किसी भी टॉपिक के बारे में, तो वो क्या बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये हर देखिए ये चीजें आप हर क्वेश्चन में करते हैं, चाहे जीएस में हो चाहे आप किसी में कर रहे हो। हर एग्जामिनर को जब तक आपकी क्लैरिटी या स्पष्टता नहीं मिलेगी वो आपको मार्क्स नहीं देगा, उसे समझ में नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर कहता है कोहेरेंस ऑफ स्ट्रक्चर। तो कोहेरेंस ऑफ स्ट्रक्चर वही चीजें हैं कि जो एस्से का जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है वो एस्से के टॉपिक से क्या है रेलेवेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। और पहला जो टॉपिक पैराग्राफ आप यूज कर रहे हैं, जब ट्रांजिशन कर रहे हैं, हम बात करेंगे बाद में, तो उसी से रिलेटेड क्या है उसी को हमने कोहेरेंस कह दिया। इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सप्रेशन, देखिए अगर ये क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा और कोहेरेंस आएगा, ठीक है, यानी स्पष्टता आएगी और निकटता आएगी किससे, टॉपिक से, तो इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सप्रेशन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसको लाने की आपको जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही क्या है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये सोचो मैं अलग से इसको करूं। मींस करना क्या है कि आप को ये देखना है कि एस्से का टॉपिक क्या है, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द एस्से, उस टॉपिक में मेन चीज क्या है और वो चीजें आपके लिए क्या चीजें होती है, ठीक है। और अब थोड़ा सा एक चीज और एस्से के लिए पढ़ लेते हैं जिसको हम बाद में बात करेंगे, जब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रख लीजिएगा आप, ठीक है, जो ये है कि जब एस्से होता है, ठीक है, अब इस एस्से को क्या है यूपीएससी से इंपोर्ट किया गया है, लिया गया है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको एस्से के बारे में जो भी है, ठीक है। फिर हम जब नेक्स्ट क्लास में एस्से को पढ़ना शुरू करेंगे, क्या करेंगे एस्से को पढ़ना शुरू करेंगे, तब हम बात करेंगे एस्से के ऊपर। तो यूपीएससी क्या है दो तरह के एस्सेस पूछती है, एक होते हैं बिल्कुल ही वेग एस्से,
ठीक है, यानी कि एक ऐसा एसे, ठीक है, जिसमें कोई भी दायरा नहीं होता है। क्या है? कोई भी दायरा नहीं होता है, आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती है कि आपको किस सीमा तक लिखना है और किस सीमा तक नहीं लिखना है। सारी की सारी क्या है, इस एसे के अंदर आपकी क्रिएटिविटी काम करती है। ठीक है, ये सिर्फ बताने के लिए है, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम टॉपिक्स के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या है। ठीक है, यहां पर क्या है, क्रिएटिविटी, यानी जो स्टूडेंट है उसकी रचनात्मकता काम करती है। ठीक है, यानी हर स्टूडेंट क्या है, उसको अलग तरीके से सोच के लिखेगा। क्या है, एक ऐसा टॉपिक जिसको क्या है, अलग तरीके से सोच के लिखेगा। क्या है, ठीक है, मतलब ये है कि कोई दायरा नहीं है, आपने कोई दायरा सीमित नहीं किया है, आपने वही कह दिया है कि आपको काम करना है। ठीक है, एक एसे लिखना है, तो ये तो हो गया पूरा के तरीके से वेग एसे। ठीक है, जिसको हम फिलोसफिकल एसे बोलते हैं। क्या है, दार्शनिक एसे होता है, यानी बिल्कुल ही क्या है, आप दार्शनिक बात कर रहे हैं। और जब दर्शन की बात आती है, ठीक है, तो हर स्टूडेंट की सोच जो होती है वो अलग होती है। सारे स्टूडेंट की सोच एक से नहीं होती, क्योंकि वो कोई लॉ काम नहीं करता है, आपकी सोच काम करती है और आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी काम करती है। और दूसरा जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिकली आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस टॉपिक से रिलेट करके क्या है, ऐसे आपको लिखना है। टॉपिक तो यहां भी दिया जा रहा है, लेकिन यहां पर क्या है कि उन्होंने एक दायरा बना देते हैं। जैसे इकोनॉमी पे कोई ऐसे पूछ लिया, जैसे टैरिफ पे ऐसे पूछ लिया, तो क्या आप टैरिफ पर ही लिखेंगे, एग्रीकल्चर पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप टैरिफ पर ही लिखेंगे, एग्रीकल्चर पर नहीं लिखेंगे। जब आप टैरिफ की बात कर रही है तो जरूरत से ज्यादा आप इंडस्ट्री भी नहीं लाएंगे उसके अंदर, बात सारी क्या होगी, टैरिफ पर होगी। ठीक है, अगर वो ओपन एंडेड हो, ठीक है, तो आप किसी भी चीज पर लिख सकते हैं। तो दो तरह के एसेज यूपीएससी पूछती है, तो यहां भी हम ये मानकर चलेंगे, ठीक है, कि दो तरह के ही आपको क्या एसेज मिलेंगे। हम दोनों एसेज को कवर करेंगे। वेग एसे, ठीक है, यानी जो बिल्कुल ही खुला हो, हर स्टूडेंट से अगर आप पूछेंगे तो वो अलग जवाब देगा। क्या अलग जवाब देगा। और एक जो रिस्ट्रिक्टेड एसे होगा उसको हम कवर करेंगे। वी विल कवर द रिस्ट्रिक्टेड एसे, कि भी रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच एसे की क्या हो, तो वो क्या है हम कवर करेंगे। वी विल कवर दैट ऑल्सो। तो ये चीजें आपके एसेस के अंदर कवर होंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो का मकसद ही यही था कि हम एसे को जितनी जल्दी शुरू करें उतना आपको क्या हो, फायदा हो, बेनिफिट हो। ठीक है, ये हो। तो नेक्स्ट वीडियो से क्या है, हम एसे को प्रॉपरली, आज हमने सिर्फ ये पढ़ा कि भी आरपीएससी ने आपको इंस्ट्रक्शंस एसे के लिए क्या दी हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको दी हैं आरपीएससी ने। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको कन्वे करनी थी कि भी किस तरह से आप इसे करेंगे, थोड़ा बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बिल्कुल ही नया सेक्शन आपके लिए क्या गया। यूपीएससी स्टूडेंट्स को पता है कि इसको ऐसे करना है, लेकिन वहां पर क्या है 1250 का होता है और यहाँ पर आपको 600 वर्ड्स की एसे की क्या है डिमांड की गई है। वहां एक सेपरेट पेपर होता है और यहाँ पर क्या है पेपर 4 के अंदर आपको एक एसे सेक्शन क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम एसे पढ़ेंगे तो हम एसे की बारीकियां, निटिग्रिटीज जो भी हैं वो क्या हैं उसको क्या है स्टडी करेंगे, और साथ में एक हल्का सा क्या है एसे भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एसे के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।